नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बातें नहीं पुरानी में। और आज के अंश में हम बात करेंगे जो कुछ पुरानी है, लेकिन वो हमारे भारतीय सेना की एक शौर्य गाथा भी है। वो एक ऐसा युद्ध है जो कि विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया था। उस बारे में लोग जानते हैं, लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन उसके बारे में विस्तार से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अगर आज हम कश्मीर के नक्शे पे ये कहें कि भाई सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन युद्ध के बारे में। तो अगर हम अधिकतर लोगों से पूछें कि सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ इस कश्मीर के नक्शे पे, तो अधिकतर लोग शायद नहीं बता पाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व है और क्यों इसके लिए ये युद्ध लड़ा गया। और आज भी भारतीय सेनाएं वहाँ हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र मानी जाती है। और उससे जुड़ा हुआ एक और युद्ध था जो भारत को लड़ना पड़ा था। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हम थोड़े इसके इतिहास में जाएंगे। और फिर ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ग्लेशियर कैसा है, और इसका महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई कुछ और सैनिक संघर्ष जो भारत को लड़नी पड़ी थी, वो क्यों हुआ था। तो इन सब के बारे में चलिए आज हम थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, सियाचिन ग्लेशियर ये कश्मीर का एक उत्तरी हिस्सा है, जिसे अभी हम नक्शे पे देखेंगे मैप के ऊपर, तो ये हमें और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। और इस पे विवाद क्यों था ये भी हम समझेंगे। तो मित्रों, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये मैप देख पा रहे हैं कश्मीर का, ये मैप हम सब ने देखा होगा। तो इसमें हम कम से कम इस लाइन ऑफ कंट्रोल को हम सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। ये जो आप हरी रेखा देख रहे हैं, ग्रीन लाइन, जो कि नीचे जम्मू के पास से शुरू होकर ऊपर एक जगह जाके खत्म हो जाती है। तो ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि 1949 में कराची एग्रीमेंट में जब सीज फायर हुआ था कश्मीर के लड़ाई में, नेहरू जी ने एक सीज फायर एग्रीमेंट अपनी तरफ से इनिशिएट किया था। उस समय एक कराची एग्रीमेंट बनी थी, जिसमें एक हमने टेम्पररी बॉर्डर डिसाइड किया कि भाई हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, टेम्पररी बॉर्डर, सीज फायर लाइन जो भी कह लें, ये वही है जो कि आप हरी रेखा देख रहे हैं, ग्रीन लाइन। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रीन लाइन एक जगह जाके रुक जाती है, जहाँ से आगे एक पीली रेखा शुरू हो रही है। और ये उसके आगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं खींची गई थी। तो जहाँ ये हरी रेखा खत्म हो रही है, वहां से लेके ऊपर तक जहाँ पीली रेखा जहाँ तक गई है, वो सारा एरिया डिमार्केटेड नहीं था, यानी ये एक तरह से नो मैंस लैंड था। ये जो पीली रेखा है, यही दरअसल सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का वेस्टर्न बॉर्डर है। तो ये एक तरह से नो मैन लैंड था, और ये सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है उस इलाके में। अगर इस पीली रेखा की बात करें, जो कि सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, तो लगभग लगभग 18,000 से लेके 20,000, कहीं कहीं 22-24,000 फीट तक की पहाड़ी चोटियां हैं यहाँ पे। और इसके दाहिने तरफ यानी पूर्वी तरफ जो चाइना वाला इलाका है, जो चाइना ने एक्साई चीन का हमारा एरिया कब्जा किया हुआ, ये भी इसके नीचे है। और इसकी बाईं तरफ यानी कि इसके पश्चिम में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें कि गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह के जो क्षेत्र है, वो भी इसके काफी नीचे है। तो यानी कि जिसने भी इस पीली रेखा वाली इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, यानी सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया, वो समझ लीजिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भी भारी पड़ेगा अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो। और अगर चाइना हमसे कभी टकराता है भविष्य में, तो उसके लिए भी अपने जो अक्साई चीन वाला एरिया है, जो इसके दाहिने तरफ दिखाई दे रहा है, वहां भी भारत भारी पड़ेगा। यही इसका महत्व है सियाचिन ग्लेशियर का, जिस कारण भारत ने इस पर कब्जा किया, जिस कारण पाकिस्तान भी इस पर कब्जा करना चाहता था। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस पे कब्जा कर लेता तो देखिए, ठीक इसके नीचे लेह है, लेह तक का हमारा मतलब ये सारा क्षेत्र खतरे में पड़ जाता। क्योंकि ऐसी कोई इसके बीच में ऐसी रुकावट है नहीं, जो वहां होगा वो लेह पे कभी भी खतरा बन सकता है। इसके थोड़े नीचे कारगिल है। तो इसीलिए ये सियाचिन ग्लेशियर इतना महत्व रखता था। हालांकि फिर भी 1984 तक ये एक तरह से नो मैंस लैंड था, क्योंकि ऊंचाई इतनी अधिक है, ये इतना दुर्गम क्षेत्र है कि कोई भी
कब्जा करना चाहते थे लेकिन किया नहीं था किसी ने, ना इंडिया ने ना पाकिस्तान ने। यहाँ तक कि चाइना भी इस तरफ नहीं आया था। हालाँकि क्लेम सबका था और इंडिया और पाकिस्तान ख़ास करके हम लोग जो पर्वतारोही आते हैं विदेशों से, उन्हें हम टूरिस्ट परमिट या वीज़ा देते थे उस क्षेत्र में जाने का। और वो एक तरह से डिस्प्यूटेड एरिया था, तो जिसका वीज़ा मिल गया, उसके वीज़े पे विदेशी पर्यटक, पर्वतारोही वहाँ जाते रहते थे। 1970 के दशक से ये चल रहा था। फिर आया साल 1982 1982 1982 में कुछ ऐसी खुफिया रिपोर्टें आई कि पाकिस्तान शायद अब मन बना रहा है कि वो इस सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर ले ताकि ये पूरा क्षेत्र वो डोमिनेट कर सके और लेह तक पे भी खतरा हो सकता है इंडिया के लिए। तो फिर भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू की। काफ़ी सारे इंडियन आर्मी के बटालियन को तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुफिया तौर पे हमने उन्हें भेजा एक तरह से अंटार्कटिका में जो हमारा स्टेशन है या कुछ रशिया के मदद से वहाँ पे हमने ट्रेनिंग दिलवाई ताकि उन बर्फीले क्षेत्रों में लड़ने के लिए हमारी प्रैक्टिस हो सके हमारे सेनाओं की तैयारी पूरी हो सके। और ये एक आध साल में लगभग ये तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिर आया साल 1984। 1984 में अप्रैल महीने में कुछ ऐसी और रिपोर्ट्स आई कि एक लंदन में एक कंपनी है जो कि सैनिक साजो सामान बनाती है जैसे बर्फीले क्षेत्रों में लड़ने के लिए जैसे कि कपड़े जो कि बर्फीले क्षेत्र में लड़ाई के लिए यूज होते हैं, बर्फ में लड़ने वाले जूते वगैरह और पहाड़ों में चढ़ने वाली जो इक्विपमेंट्स होती हैं और भारी मात्रा में उसने एक्सपोर्ट किया था पाकिस्तानी आर्मी को इस तरह के इक्विपमेंट्स। और इंडियन आर्मी भी वहाँ से इंपोर्ट करवाती थी वो सारी इक्विपमेंट्स। तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने वहीं से कहीं से ये बात निकाली कि अभी भारी मात्रा में फरवरी मार्च में एक्सपोर्ट किया गया है इस तरह के इक्विपमेंट्स को पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये बात और मतलब पुख्ता हो गई कि हो सकता है कभी भी वहाँ हमला होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं तो फिर इतनी बड़ी संख्या में इस तरह के बर्फीले पोशाक और बर्फीले क्षेत्रों में लड़ने वाले जूते, पहाड़ों पे चढ़ने वाले उपकरण क्यों खरीदे जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना द्वारा? पहले से रिपोर्ट थी, तो फिर एक निर्णय लेते हुए तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सैनिक अभियान का गठन किया जिसका नाम पड़ा ऑपरेशन मेघदूत। उस सैनिक अभियान का एक ही मकसद था कि इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करना है। सियाचिन ग्लेशियर हालांकि इस पीली रेखा के दाहिनी तरफ है जो असल ग्लेशियर है। ये जो पीली रेखा आप देख रहे हैं ये लगभग 80 किलोमीटर लंबा एक पहाड़ों की श्रृंखला है जिसे हम सोल्टोरो रिज कहते हैं। वो एक तरह से वेस्टर्न बॉर्डर है। सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र यही है जो पर्वतों की एक श्रृंखला है जो पूरी पीली रेखा में नीचे से ऊपर तक उत्तर तक 80 किलोमीटर लंबी है जिसमें कई सारी पहाड़ियां 20,000 फीट, 25,000, 21,000, 23,000, 18, 19,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो उन सभी ऊंचाई वाले चोटियों पे सैनिक उतारने का हमने फैसला किया और ये भारतीय वायुसेना ने इसमें सहयोग किया और सीधे तौर पे वहां चढ़ना बहुत कठिन है इसलिए भारतीय वायुसेना ने पैराशूट रेजिमेंट वहां पे ड्रॉप किए और भारतीय सेना ने लगभग ये 13 अप्रैल का दिन था 1984। उस दिन जो हमने पैराट्रॉपिंग शुरू की और अगले 5 से 7 दिनों में जो है हमने वो सारी ऊंचाई वाली पर्वत चोटियों पे हमने अपने सैनिक उतार दिया और कब्जा कर लिया। हालांकि लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से भी हुई जो इस पीली रेखा के बाएं तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं वहाँ उस पीली रेखा से 3,000 फीट नीचे पाकिस्तानी आर्मी की मिलिट्री पोस्ट है। वहां से उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए क्योंकि हमने पहले ही ऊंची चोटियों पे अपने सैनिक उतार रखे थे तो काफी नुकसान हुआ पाकिस्तानी सेना को और वापस वो नीचे आ गए। और तब से लेके ये सारा जो है इलाका भारत के कंट्रोल में है। कुछ इसका क्षेत्र 1987 में भी कुछ इस पीली रेखा के बिल्कुल उत्तर की तरफ कुछ चोटियां जहाँ जो 24-25 हजार फीट पे है उसमें फिर भारत ने 1987 में कब्जा किया। तब तक वो नो मैंस लैंड था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आज भारत के कंट्रोल में है। इसका महत्व देखिए कितना है अगर आप मैप पे देखेंगे तो अब यहाँ इस पूरी पूरी पीली रेखा पे भारतीय सेना का कब्जा है जिस कारण इसके बाईं तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और दाहिनी तरफ जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है इन दोनों पे भारत वहाँ भारी पड़ेगा। अगर भविष्य में कल को कोई युद्ध हो जाता है तो भारत पीओके के ऊपर भी ये बाल्टिस्तान और गिलगित पे कब्जा कर सकता है आसानी से वहां से नीचे हमला करके और इधर चाइना की जो
चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसे अक्साई चिन कहते हैं, वो भी खतरे में पड़ जाएगा भारतीय सेना के हमले में। तो यही एक कारण है कि भारत ने वहाँ पे आज भी सैन्य मतलब मजबूती के साथ हमने कब्जा किया हुआ, लगभग-लगभग माना जाता है कि 5 से 10 हज़ार सैनिक वहाँ हमेशा रहते हैं। और ये जो पूरी पीली लाइन है लगभग 80 किलोमीटर लंबी है। सियाचिन ग्लेशियर इसके दाहिने तरफ है, जहाँ सियाचिन लिखा हुआ है। और इस पूरी 80 किलोमीटर लंबे यानी 80,000 मीटर लंबे इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर लगभग-लगभग 100 मिलिट्री पोस्ट हैं इंडिया के। अब मान के चलिए अगर 5 से 6,000 सैनिक हैं, जो कि 100 मिलिट्री पोस्ट में बटे हुए हैं, तो यानी हर 800 मीटर पे 50 सैनिकों का एक पोस्ट है। इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे हमारी प्रेज़ेंस है और उसे आज तक पाकिस्तान वहाँ से हटा नहीं पाया। किसी के लिए भी अब संभव लगभग ना के बराबर है। ख़ासकर भारतीय सेना जैसी अगर फ़ौज बैठी हो ऊपर तो समझ लीजिए कि असंभव है और इसीलिए आज भी हमारा ही कब्ज़ा है वहाँ। अगर हम छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं इतना खर्चा हो रहा है, क्यों वहाँ पे लोग फ़ौज रखते हैं। तो अगर भारत आज ये एरिया छोड़ देता है, पाकिस्तान आके बैठ जाएगा उसके या चाइना आके बैठ जाएगा, तो उसके बाद पूरा लद्दाख, यहाँ तक कि ठीक उसके नीचे आप देखें लेह, वहाँ तक का एरिया जो है खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हमारा वहाँ रहना इतना ज़रूरी है। और उसकी सारी की सारी सप्लाई, चूँकि वो एरिया इतना ऊँचाई पे है कि वहाँ सड़कें वगैरह नहीं है, तो सारी की सारी जो है सप्लाई वहाँ लेह से होती है। आप देखेंगे लेह जो नीचे एक तरह का बेस स्टेशन है और यहाँ से फिर छोटे-छोटे ट्रकों में या कुछ पहले यहाँ लेह में डंपिंग की जाती है मिलिट्री राशन, हथियार वगैरह और फिर यहाँ से धीरे-धीरे सप्लाई ऊपर सियाचिन की चोटियों पे पहुँचाई जाती है, जब जैसी ज़रूरत हो। चाहे सैनिकों की अदला-बदली हो जो ऊपर हैं तैनात 2-3 महीने से, वो नीचे सैनिक आते हैं लेह में, फिर यहाँ से एक नई बटालियन वहाँ जाती है। उनका रसद, गोला-बारूद, राशन, हथियार जो भी भेजना है मेनली लेह से ही जाता है ऊपर की तरफ। कुछ दूर लेह से ऊपर छोटे ट्रकों में फिर इसको ऊपर वहाँ से हेलीकॉप्टर में भर के सब वहाँ पे सप्लाई ले जाई जाती है। लेकिन मेन जो मिलिट्री डंपिंग हमारा वो सप्लाई सेंटर वो लेह है वहाँ का। अब मित्रों इसी कारण कारगिल का युद्ध भी हुआ था। कि अगर आप इस नक्शे पे देखें तो ये जो एक ल लाल रंग की जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, हरी हरी जो रेखा है वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके ठीक सटती हुई एक लाल रेखा चल रही है, क्योंकि नीचे से जम्मू से शुरू होके जा रही है लेह तक। ये लाल रेखा दरअसल नेशनल हाईवे 1A है, NH 1A जो यहाँ ब्लैक रंग के इंक में लिखा हुआ है। यही मेन सप्लाई रूट है। जम्मू श्रीनगर होते हुए लेह को सप्लाई यहीं से पहुँचती है। तो अगर आप देखें तो ये जो कारगिल जहाँ लिखा हुआ है, ब्लू रंग के घेरे में जहाँ कारगिल बना है, वहाँ पर ये लाल रेखा और ये हरी रेखा, ये दोनों काफ़ी नज़दीक है। यानी कि वहाँ पे ये सड़क नेशनल हाईवे 1A LOC के काफ़ी नज़दीक है। देखिए सबसे कम डिस्टेंस है ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन में यहाँ पर, ठीक कारगिल के ऊपर। और जो छोटे-छोटे ब्लैक सर्कल्स बने हुए हैं, वो सब पहाड़ियाँ हैं, कारगिल की पहाड़ियाँ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हीं चोटियों पे कब्ज़ा कर लिया था 1999 में, जब हमारी सेनाएँ सर्दियों में कभी-कभी नीचे आ जाती थीं, तो अब तो हालाँकि 24 12 महीने तैनाती रहती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, इसलिए इसी जगह पे जो है, जो ये ठीक कारगिल ब्लू रंग का एक सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर जो ब्लैक कुछ छोटे-छोटे सर्कल बने हुए हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्ज़ा कर लिया था। क्योंकि वहाँ से आप देखें इतना नज़दीक है ये लाल रेड लाइन जो कि हमारा NH 1 है जो कि सप्लाई ले जाता है लेह को, कि उन जगहों से सीधा तोप से गोलाबारी करके इस रास्ते पे गोले बरसाए जा सकते थे, जिस कारण मिलिट्री सप्लाई रुक सकती थी लेह जाने के लिए। और अगर लेह में सप्लाई रुक जाती तो फिर सियाचिन में सप्लाई लेह से जाती है, तो सियाचिन के सब में हथियार और राशन नहीं पहुँचता, तब पाकिस्तान वहाँ नीचे से फिर ऊपर एक बार हमला करके कोशिश कर सकता था कि वो कब्ज़ा कर ले, क्योंकि वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँचती। तो यही कारण था जिस कारण फिर कारगिल वॉर भी हुआ था। तो इसीलिए जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया कि सियाचिन युद्ध से जुड़ा हुआ एक और युद्ध है, जो कारगिल की लड़ाई थी, वो भी एक तरह से सियाचिन पे कब्ज़ा करने के लिए ही इनडायरेक्ट वे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये चक्रव्यूह रचा था। क्योंकि मित्रों आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि
जब 1984 में भारत ने कब्जा किया था सियाचिन ग्लेशियर पे, तब जनरल परवेज मुशर्रफ भी लड़े थे पाकिस्तान की तरफ से। और वो उस हारी हुई फौज का हिस्सा थे। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ एक ब्रिगेडियर हुआ करते थे और उन्होंने अपने जीवनी में कहीं लिखा है कि हमने आज सियाचिन में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर 2550 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने गंवा दिया। भारत ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। और शायद इसी का वो बदला लेने के लिए उन्होंने, जब वो जनरल बने तो फिर उन्होंने कारगिल का अभियान चलाया ताकि सप्लाई लाइन काट दी जाए लेह की, और लेह से सप्लाई होती है सियाचिन की। तो जब सप्लाई कटेगा फिर हम सियाचिन पे कब्जा कर लेंगे। तो ये थी युद्ध की कहानी। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे अफ़सर इसमें शामिल रहे, किन्होंने किनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। तो मित्रों, जो ऑपरेशन मेघदूत के कमांडर थे वो थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हूण। इन्हीं के नेतृत्व में ये ऑपरेशन मेघदूत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था और भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया था 1984 में। इसके अलावा और जो कुछ अफसरों के नाम आते हैं उनमें हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना, मेजर आर एस संधू, ये लोग भी थे इसमें। और मुख्यतः कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट के इसमें सैनिकों ने भाग लिया था। हालांकि और भी पैराशूट रेजिमेंट के बहुत सारे रेजिमेंट्स के सैनिक थे, क्योंकि बाद में जिन्होंने जाके पूरा का पूरा ग्लेशियर पे कब्जा किया। लेकिन हाँ, हमारे जो इस पूरे सैन्य अभियान के मुखिया थे, जो कमांडर थे, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हूण। और मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि ये अभियान अधिकतर 80% कब्जा हमारा 1984 में हो गया था। कुछ बहुत ही ऊंचाई वाली चोटियां थी जो 22-23 हजार फीट पे थी। उस पर फिर भारत ने 1987 में कब्जा किया था। और उसमें एक हमारे सूबेदार मेजर बाना सिंह, जिन्हें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें परमवीर चक्र मिला था। और मित्रों, ये आज भी हमारे बीच में हैं, ये जीवित हैं और इन्होंने ये परमवीर चक्र अपने हाथों से ग्रहण किया था। तो ये एक लाइक बहुत ही शौर्य की बात होती है। परमवीर चक्र विजेता जो हो वो स्वयं अपने हाथों से परमवीर चक्र ग्रहण करे। तो ये थे मेजर सूबेदार मेजर बाना सिंह। तो ये थी हमारे एक भारतीय सेना की शौर्य गाथा, जो इस विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पे जिस ढंग से सेना ने हमारा कब्जा किया था, और आज भी अपना वर्चस्व वहां हमने बना रखा है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। मित्रों, ऐसा उदाहरण अभी तक विश्व के बड़ी-बड़ी महाशक्तियों की सेनाओं के पास भी नहीं है, जो भारतीय सेना ने कर दिखाया था सियाचिन में। और आज भी वो वहां पे बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। ऑन एन एवरेज लगभग 3 महीने की पोस्टिंग होती है मित्रों सियाचिन ग्लेशियर में, क्योंकि 3 महीने से ऊपर जो है स्वास्थ्य की कुछ स्वास्थ्य संबंधी वहाँ पर समस्याएं आने लगती हैं। और ये भी जैसा हम सभी जानते हैं कि वहाँ जितने युद्ध में जितनी क्षति हुई है, उससे अधिक क्षति वहाँ के मौसम के कारण हो जाती है। मतलब या तो सैनिकों का बीमार पड़ना या उनकी मृत्यु हो जाना, ये सब वहाँ पे रिस्क है। तो एक बार फिर से हमारे बहादुर सैनिकों को शत-शत नमन। और मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। तो आज के अंश में इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ इतिहास के बारे में, कुछ समाज के बारे में, कुछ आज के हो रहे घटनाक्रम के बारे में। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।